गुड मॉर्निंग। कल पिछले वीडियो में हम लोगों ने संसाधन के वर्गीकरण के बारे में पढ़ा था। आज भी पढ़ेंगे हम लोग। कल हम लोगों ने दो वर्गीकरण के बारे में पढ़ा था। पहला था उत्पत्ति के आधार पर, दूसरा था उपयोगिता के आधार पर। उत्पत्ति के आधार पर संसाधन दो तरह के, जैव और अजैव। जिसमें जैव जिसमें सजीवों के गुण पाए जाते हो, और अजैव जिसमें निर्जीवों के गुण पाए जाते हो, उसे हम जैव और अजैव संसाधन कहते हैं। दूसरा था उपयोगिता के आधार पर नवीकरणीय संसाधन, जिससे हम पुनः किसी विधि द्वारा, किसी यांत्रिक विधि द्वारा, किसी रासायनिक विधि द्वारा, किसी भौतिक विधि द्वारा पुनः प्राप्त किया जा सके, पुनः उसको उपयोग में लाया जा सके, उसे हम नवीकरणीय संसाधन कहते हैं। और अनवीकरणीय संसाधन जिसे हम दोबारा नहीं प्राप्त कर सके, यानी एक बार उपयोग में आ जाने के बाद वो समाप्त हो जाते हैं, इसे हम अनवीकरणीय संसाधन कहते हैं। आज हम लोग इस वीडियो में पढ़ेंगे। तीसरा था स्वामित्व के आधार पर। तीसरा है स्वामित्व के आधार पर। स्वामित्व के आधार पर इसे चार भागों में बांटा गया है। स्वामित्व के आधार पर इसे चार भागों में बांटा गया है। कौन कौन सा? देखिए, पहला है स्वामित्व के आधार पर इन्हें चार भागों में बांटा गया है। पहला है व्यक्तिगत संसाधन। व्यक्तिगत संसाधन। व्यक्तिगत संसाधन वैसे संसाधन जिस पर किसी खास व्यक्ति का अधिकार होता है। वैसे संसाधन जिस पर किसी खास व्यक्ति का अधिकार होता है, उसे हम व्यक्तिगत संसाधन कहते हैं। जैसे तालाब हो गया, बगीचा हो गया, ऐसे ऐसे स्थान जिस पर किसी एक व्यक्ति, खास व्यक्ति का अधिकार होता है, उसे हम व्यक्तिगत संसाधन कहते हैं। लिख लीजिए। ऐसे संसाधन जिस पर व्यक्ति का अधिकार होता है, उसे व्यक्तिगत संसाधन कहते हैं। जैसे 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 आप लोगों का तालाब, बगीचा इत्यादि। ये समझने के लिए बहुत ही आसान है। हमको सिर्फ ये देखना है व्यक्तिगत, यानी व्यक्तिगत एक व्यक्ति का बारे में बोल रहा है, इसी से क्लियर है। व्यक्तिगत संसाधन यानी किसी एक व्यक्ति का संसाधन।
इसलिए कहते हैं वैसे संसाधन जिस पर किसी खास व्यक्ति का, किसी एक व्यक्ति का अधिकार होता है उसे व्यक्तिगत संसाधन कहते हैं। जैसे तालाब, बगीचा, लोग अपने लिए बगीचा रखते हैं, वैसे संसाधन उसे हम व्यक्तिगत संसाधन कहते हैं। देख लीजिए, दूसरा है सामुदायिक संसाधन। यहाँ आ गया व्यक्तिगत यानी किसी एक व्यक्ति का, इसमें आ गया समुदाय यानी एक पूरे समुदाय का, एक पूरे समुदाय का यानी सामुदायिक संसाधन। वैसे संसाधन जिस पर पूरे समुदाय का एक विशेष वर्ग का अधिकार होता है उसे हम सामुदायिक संसाधन कहते हैं। जैसे आप जानते हैं, मान लीजिए शमशान घाट हो गया, मंदिर हो गया, मस्जिद हो गया, एक खास समुदाय का अधिकार होता है जिस संसाधन का उपयोग समुदाय के सभी लोग करते हैं, उसे हम सामुदायिक संसाधन कहते हैं। लिख लीजिए, क्लियर है? सामुदायिक संसाधन यानी जिस पर पूरे समुदाय का अधिकार हो, इससे सबसे ही क्लियर हो रहा है। सामुदायिक व्यक्तिगत, व्यक्तिगत में किसी एक व्यक्ति, समुदाय का मतलब पूरे समुदाय का। ऐसे संसाधन जिस पर पूरे समुदाय का अधिकार हो उसे सामुदायिक संसाधन कहते हैं। जैसे मंदिर हो गया, मस्जिद हो गया, शमशान घाट हो गया। क्लियर है? अब अगला है अब सी है राष्ट्रीय संसाधन। राष्ट्रीय संसाधन, राष्ट्रीय संसाधन किसे कहते हैं या ध्यान से समझिए। किसी भी देश की जो सीमा होती है चारों तरफ की, उस सीमा से 200 किलोमीटर सागर में, 200 किलोमीटर अंदर सागर में तक ये राष्ट्रीय संसाधन के रूप में आता है। राष्ट्र के अंदर जितने भी संसाधन हैं, एक देश के अंदर जितने भी संसाधन हैं, वो सब राष्ट्रीय संसाधन है। लेकिन सीमा से, किसी देश की राजनीतिक सीमा यानी जहां सीमा समाप्त होती है, जहां से महासागर शुरू होता है, उस सीमा से
उस छोर से 200 किलोमीटर दूरी तक समुद्र में ये होता है राष्ट्रीय संसाधन। उस पर उस देश का उस संसाधन का अधिकार होता है। उस संसाधन का उपयोग उस देश के लोगों के लिए किया जा सकता है, उपयोग में लाया जा सकता है। उसे हम राष्ट्रीय संसाधन कहते हैं। देखिए में राष्ट्रीय संसाधन, राष्ट्रीय मतलब राष्ट्र, एक देश, यानी देश के अंदर जितने भी संसाधन मौजूद हैं वो सब राष्ट्रीय संसाधन है। और देश की सीमा से 200 किलोमीटर महासागर में, समुद्र में 200 किलोमीटर दूरी तक वो राष्ट्रीय संसाधन के अंतर्गत आता है। उसे हम राष्ट्रीय संसाधन कहते हैं। डी है अंतरराष्ट्रीय संसाधन। अब एक राष्ट्रीय हो गया, दूसरा अंतरराष्ट्रीय हो गया। अंतरराष्ट्रीय संसाधन 200 किलोमीटर तक राष्ट्रीय संसाधन के रूप में आ गया। और 200 किलोमीटर से आगे जितना भी सागरीय क्षेत्र बचता है, 200 किलोमीटर के आगे जितना भी सागरीय क्षेत्र बचता है वो अंतरराष्ट्रीय संसाधन के रूप में आता है, अंतरराष्ट्रीय संसाधन के अंतर्गत आता है। वो क्षेत्र किसी भी रिसर्च के लिए, किसी भी अनुसंधान के लिए उपयोग में लाया जा सकता है, लेकिन इसके लिए अंतरराष्ट्रीय परिषद से उसके लिए आज्ञा लेनी पड़ती है, अनुमति लेनी पड़ती है, तब हम उस अंतरराष्ट्रीय संसाधन का उपयोग कर सकते हैं। देखिए
आगे समझ में। अंतर्राष्ट्रीय संसाधन 200 किलोमीटर तक राष्ट्रीय संसाधन समुद्र में, उसके बाद 200 किलोमीटर के बाद जितना खुला महासागरीय क्षेत्र है वो सारे अंतर्राष्ट्रीय संसाधन के रूप में आते हैं और इसका उपयोग किसी रिसर्च के लिए, किसी अनुसंधान के लिए, रिसर्च यानी अनुसंधान के लिए उपयोग किया जाता है, लेकिन इसके लिए अंतर्राष्ट्रीय संस्थाओं से अनुमति लेनी पड़ती है, तब हम उस संसाधन का उपयोग कर सकते हैं। जो क्या आपको ये था स्वामित्व के आधार पर 4 भागों में व्यक्तिगत, सामुदायिक, राष्ट्रीय और अंतर्राष्ट्रीय संसाधन। अब अंतिम है आप लोगों को विकास के स्तर पर। विकास के स्तर पर भी संसाधन को 4 भागों में बांटा गया है। पहला है संभावी संसाधन, पहला है संभावित साधन, ऐसे संसाधन जो किसी क्षेत्र में मौजूद है लेकिन इनका उपयोग भी हम कर सकते हैं, इनका उपयोग किया सकता है, लेकिन अभी तक इनका उपयोग किया गया नहीं है। किसी कारणवश इनका उपयोग अभी तक किया नहीं गया है, लेकिन भविष्य में ऐसी संभावना रहती है कि उसका उपयोग हम, उस संसाधन का उपयोग हम कर सकते हैं, उसे हम संभावित संसाधन कहते हैं। जैसे हिमालय के क्षेत्रों में बहुत सारी खनिज संपदाएं छुपी हुई हैं, लेकिन अधिक गहराई के चलते, अधिक भूस्खलन के चलते उस संसाधन का उपयोग हम नहीं कर पाते हैं। वैसे संसाधनों को हम संभावी संसाधन कहते हैं। लिखिए, आगे आप लोग समझ में, संभावित संसाधन
वैसे संसाधन जो किसी विशेष क्षेत्र में मौजूद है, जिनकी अभी तक उनका उपयोग किया नहीं किया किसी कारणवश, लेकिन संभावना ऐसी है भविष्य में उसका उपयोग किया जा सकता है। वैसे संसाधन को हम संभावित संसाधन कहते हैं। जैसे हिमालय के तराई क्षेत्रों में बहुत अधिक गहराई होने के कारण, वहां पर भूस्खलन होने के कारण वहां के खनिज संपदाओं को, वहां के खनिज संसाधनों को हम उपयोग में नहीं ला रहे हैं, लेकिन ऐसी संभावना है भविष्य में उसका उपयोग हम कर सकते हैं। देखिए, दूसरा है विकसित संसाधन। विकसित मतलब जिसका विकास हो चुका है। आगे समझ में, विकसित संसाधन वैसे संसाधन जिनका सर्वेक्षण कर, जिनको बारे में पता लगाया जा चुका है, उसके गुण के बारे में, उसके काम के बारे में हमें सब कुछ पता लगाया जा चुका है, लेकिन उसका उपयोग में लाया जा सकता, अभी उसका उपयोग नहीं हो रहा है। वैसे संसाधन को हम विकसित संसाधन कहते हैं। ठीक है, अगला है भंडार संसाधन। वैसे संसाधन
में वैसे संसाधन जो पर्यावरण में उपलब्ध हैं, जो हमारी आवश्यकताओं को पूरा करने में सक्षम है, लेकिन किसी यांत्रिक या भौतिक मशीनों के कारण या किसी यांत्रिक विधि के कारण या रासायनिक विधि के कारण उसका उपयोग नहीं हो पा रहा है, वो सिर्फ भंडार रूप में सुरक्षित रखे गए हैं, वैसे संसाधनों को हम भंडार संसाधन कहते हैं। इजी है, समझिए। वैसे संसाधन जो पर्यावरण में उपलब्ध हैं, जो मानव की आवश्यकताओं की पूर्ति करने में सक्षम है, उन्हें भंडार के रूप में रखा गया है। किसी मशीनों द्वारा, निर्माण द्वारा उनका उपयोग नहीं हो रहा है, लेकिन भंडार है, सुरक्षित रखा गया है। आने वाले समय में उसका उपयोग हम कर सकते हैं। वैसे संसाधन को भंडार संसाधन कहा जाता है। डी है संचित कोष संसाधन। वास्तव में ये भंडार संसाधन का ही अंग है। इसमें वैसे संसाधन क्लियर है। संचित कोष संसाधन, वैसे संसाधन ये तकनीक के कारण हम उपयोग में नहीं ला सकते, लेकिन भविष्य में तकनीक के द्वारा इन्हें उपयोग में लाया सकता है, उसे हम संचित कोष संसाधन कहते हैं। वैसे संसाधन जो मौजूद हैं, लेकिन हमारे पास वैसी तकनीक नहीं है जिसे हम उसका उपयोग कर सके, लेकिन भविष्य में ऐसी उम्मीद है कि किसी तकनीक के द्वारा हम उसका उपयोग कर सकते हैं। वैसे संसाधन को हम संचित कोष संसाधन कहते हैं। बच्चों, इसका वर्गीकरण समाप्त हो गया। 4 प्रकार का वर्गीकरण हमने पढ़ा। विकास के स्तर पर, उपयोगिता के आधार पर, स्वामित्व के आधार पर 4 प्रकार के पढ़ा हमने। चारों का आप लोग नोट्स बना लीजिएगा, उसको पढ़िएगा, उसको याद कीजिएगा, उसको समझिएगा। अगले वीडियो में हम संसाधन नियोजन,
भारत में संसाधन नियोजन, संसाधनों का संरक्षण पढ़ेंगे। उसके बाद हम लोग इसका प्रश्न उत्तर भी पढ़ेंगे और करेंगे। अगले वीडियो में मैं आप लोगों को और आगे पढ़ाऊंगा। धन्यवाद।